हेलो वीवर्स, आज का वीडियो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। लेट मी स्टार्ट विथ माय ओन इंट्रोडक्शन। मैं गौरी गायकवाड़, मैं आईजीजीएमसी नागपुर के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी हमारे फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो अभी हमारे वेकेशन चल रहे हैं, हम रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं। अब मुझे बताना है कि कोविड के कारण बच्चों का कॉलेज नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहा है, पर जो कि ओरिएंटेशन बच्चों को होना चाहिए एग्ज़ाम का, वो देने के लिए मैंने आज का वीडियो शूट करने का डिसाइड किया है। जिस तरह हम 11th-12th में पढ़ते थे कि जैसे लाइन टू लाइन रटना है, एकदम डिटेल में जाते हैं, पेज टू पेज पढ़ते हैं, तो उस तरह से एमबीबीएस का पढ़ाई नहीं होता है। एमबीबीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। 12th स्टैंडर्ड का स्टडी और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टडी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ना कैसे है। पहले मैं बताती हूँ कि आपको बुक्स कौन से यूज़ करने, जो कि हम यूज़ करते थे। मैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हूँ, तो हम एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया यूज़ करते थे। एम्ब्रियो हिस्टो के लिए शायद हम इंदरबेर सिंह यूज़ करते थे। हम फिजियो के लिए सेम्बुलिंगम यूज़ करते थे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण। जो स्टैंडर्ड्स बुक्स है वो कंसेप्चुअली अच्छे हैं, पर एग्ज़ाम राइटिंग के लिए जो सॉर्टेड है उसके लिए ये बुक्स अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के थियरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसके लिए आपके पास यूनिक पब्लिकेशन का क्वेश्चन सेट होना चाहिए। सारे बच्चों ने ले लो वो। उसमें जो 7 साल के पेपर है पुराने, अब जैसे कि अभी जो 20 बैच है उनका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम शायद 2021 में रहेगा, तो 2021 7 मतलब 2013 से सारे पेपर कर लो। यूँ तो 4-5 साल के पेपर्स तुम अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा, पासिंग के लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी फास्ट चेंज हो रहा है, तो पेपर पैटर्न भी चेंज हो रहा है। इसके कारण तुम बहुत ज़्यादा पुराना करोगे, मतलब 2000 या फिर 10-15 साल पीछे के पेपर्स करोगे तो उतना ज़रूरत भी नहीं है, सिलेबस चेंज हो जाता है। नो नीड, 4-5 साल के पेपर अच्छे से कर लो। अब 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो तुम्हें उस हिसाब से पेपर का प्रिपेयर करना होता है। यूनिक पब्लिकेशन में चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, और सब्जेक्ट के आखिरी में पुराने पेपर्स दिए होते हैं, जैसे कि 2019 का समर का भी और विंटर का भी। तो तुम्हें सारे पेपर करने हैं 2013 तक, समर विंटर के, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। जिस तरह हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, जैसे कि लाइन टू लाइन पढ़ना, पूरा बुक पढ़ना, तो वैसे यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन सेट में अगर जो एक आधा क्वेश्चन दिया है कि अर्ब्स पालसी है, तो तुम्हें बस उतना ही पैराग्राफ करना है, तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं करना है, क्योंकि इतना सब करते बैठोगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। कितना भी होशियार बच्चा रहे, सिलेबस कंप्लीट करना मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है और उस तरह से पढ़ते नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में दिया है कि इस पे क्वेश्चन है, उस पे क्वेश्चन है, बस वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकाल लो। अब जैसे कि आपको अगर नहीं मिल रहा है कि एक आधा पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन है, जैसे कि रेडियल लॉ, मेडियन लॉ, पॉप्लिटियल फोसा, ऐसा कुछ, और आप लोगों को बुक में नहीं मिल रहा है वो, तो बुक के जैसे बीडी चौरसिया है, बुक के एंड में इंडेक्स होता है, इंडेक्स में ढूंढना, सीरियल वाइज अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ रहता है, जो चाहिए वो ढूंढना, सीधे से वो पेज पे जाना और वो पेज से अपना जो भी टॉपिक है वो प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं कि पेपर लिखना कैसे है। तो जैसे कि अब तक हमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लिखो, यूनिवर्सिटी में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ नहीं रहता है। तुम जितना अच्छा लिखोगे, प्रेजेंटेबल लिखोगे तो बेटर रहेगा। मतलब अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, इससे अच्छा आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एखादा एनाटॉमी का मसल लो, मसल में मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, मसल का ब्लड सप्लाई, मसल की एक्शन,
इस तरह से अगर आप लोग पॉइंट वाइज जाओगे तो दिखने में भी अच्छा दिखता है और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं फिजियो के बारे में। फिजियो में आपको चार्ट्स अच्छे से करने हैं, सारे के सारे चार्ट्स के बेसिस पे ही पासिंग निकल जाता है। तो फिजियो यू भी इतना कुछ हार्ड नहीं होता है, आप अच्छे से कर लोगे, हो जाएगा। कोई भी MBBS का एक रूल है, कोई भी सब्जेक्ट रहा उसका जनरल अच्छा करना। एनाटॉमी में जनरल एनाटॉमी, फिजियो में जनरल फिजियो, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में उसका जनरल अच्छा। जनरल के बेसिस पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं बायोकेम। तो बायोकेम में साइकिल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लिखते रहो, निकालते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा साइकिल्स प्रैक्टिस करोगे अच्छा होगा। और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, इनका भी स्ट्रक्चर निकाल के देखना ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना जाए। जो क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है, जैसे कि सत्यनारायण के आखिरी में क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। हर पेपर में एक या दो क्लिनिकल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करके जो बुक के बाहर नहीं जाता है। और क्लिनिकल अपने हाथ के मार्क्स होते हैं, वहाँ पे तुम स्पेसिफिक लिख लोगे, पूरा 5 का 5 मार्क मिल जाएगा। फिर से अब एनाटॉमी पे चलते हैं। तो एनाटॉमी में सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, सारे, क्योंकि एनाटॉमी का पासिंग डायग्राम्स पे निकल जाता है। तुम एक आधा डायग्राम अच्छे से तुम्हें आता हो तो वो डायग्राम निकालना और वो डायग्राम को अच्छे से उसके जो कि नाम वगैरह देना है वो नाम दे देना, और उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया तो पासिंग निकल जाता है। क्योंकि एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, याद रखने में भी दिक्कत होती है। तो डायग्राम्स के बेसिस पे तुम लोग अच्छे से याद कर सकते हो और फॉर्मेट में लिखो। जैसे कि MBBS का कोई भी पेपर हो वो फॉर्मेट में चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट का एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। ब्रेस्ट जैसे कि उसका सिचुएशन का है, एंटीरियर चेस्ट वॉल, फिर कहाँ से कहाँ तक है साइट उसका, फिर उसके बाद में उसके डीप रिलेशन क्या है कि इसके आजू बाजू में कौन सा मसल है, कौन सा बोन है, कहाँ से कहाँ तक है, फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज, कौन से लिम्फ नोड है, ऊपर में कौन से लिम्फ नोड है, बाजू में कौन से लिम्फ नोड है, नीचे में कौन से लिम्फ नोड है। फिर उसके बाद में हिस्टोलॉजी में उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, असाइनिस दिख रहे हैं, डक्ट्स दिख रहे हैं, जो भी कुछ दिख रहा है वो लिखना है। ब्रेस्ट के स्ट्रोमा, पैरेन्काइमा, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। और एनाटॉमी में जो बॉक्स, रेड कलर का बॉक्स दिया हुआ रहता है वो क्लिनिकल, तो कोई भी क्वेश्चन रहे क्लिनिकल एनाटॉमी उसका ज़रूर लिखना है। जैसे कि सीरेटस एंटीरियर है, सीरेटस एंटीरियर के पैरालिसिस के कारण विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला का एक क्लिनिको एनाटॉमी ये दिया हुआ रहेगा। तो सारे पूरा सिलेबस का क्लिनिको एनाटॉमी अच्छे से करना है। जैसे कि पूरा लाइन टू लाइन सब नहीं करना है, इम्पोर्टेंट करना है। एनाटॉमी में एब्डोमेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्डोमेन के ऑर्गन्स अच्छे से करो, उनका फॉर्मेट बुक में ही फॉर्मेट में दिया है, उसी फॉर्मेट में हेडिंग डाल के हेडिंग के नीचे 2-3 लाइन लिखोगे, हो जाएगा। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी यूँ तो बच्चों को मुश्किल लगता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस जो भी यूनिक पब्लिकेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 7 साल से, तो वो क्वेश्चन सॉर्ट करके निकाल लो, एक पेज पे लिख लो अच्छे से। और फिर उसमें जो है, जैसे कि सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पे आ रहा है या और कुछ ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, तो जो है उसका आप डायग्राम देख लो, डायग्राम को प्रैक्टिस करो। हिस्टोलॉजी प्रैक्टिस पे चलता है, अच्छे से उसका प्रैक्टिस करना। और नीचे में हिस्टोलॉजी का जो बुक है उसमें डायग्राम दिया हुआ रहता है और डायग्राम के नीचे लाइन लिखी हुई रहती है, बस वो लाइन अच्छे से करो। वो लाइन के बेसिस पे तुम पूरा क्वेश्चन लिख देते हो। यूँ तो हमारे एग्जामिनर हमसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमने जैसे कि वैसे छापना चाहिए, नहीं, आपको बेसिक पता रहा सफिशिएंट है। अब चलते हैं एम्ब्रियो की तरफ। तो एम्ब्रियो के जो मॉडल्स हैं देख लो सारे। उसके बाद में एम्ब्रियो का सारे डायग्राम्स दिए रहते हैं। डायग्राम में उसका कैसे एक आधा चीज़ तैयार होता है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है, ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, वो पूरा डायग्राम दिया है। डायग्राम अच्छे से करो, डायग्राम के बेसिस पे ही तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। बस डायग्राम निकाल के आए तो तुम पास हो। अब थ्योरी कैसे लिखना है
काफ़ी सारा मैं बता चुकी हूँ। अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखना, जैसे कि एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगे। और जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट फॉलो करो, जैसे कि इंसर्शन, ओरिजिन वगैरह वगैरह। फिजियो में गए तो डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर उसका जो कुछ क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स, वो इसे अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखो। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है। तो प्रैक्टिकल का जो भी मटेरियल है, जैसे कि फ़ोटोज़ होते हैं, स्पेसिमेंस के फ़ोटोज़ होते हैं, स्लाइड्स के फ़ोटोज़ होते हैं, इसमें फिजियो के चार्ट्स, ग्राफ्स होते हैं, तो ये सारे फ़ोटोज़ अपने सीनियर से ले लो। हर एक कॉलेज के बच्चों के पास होता है, अपने अपने सीनियर से ले लो फ़ोटो मोबाइल में। अब स्टार्ट करते हैं हम एनाटॉमी से। एनाटॉमी में हमें क्या क्या रहता है, हिस्टो के स्लाइड्स होते हैं, एम्ब्रियो के मॉडल्स होते हैं, बोन्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, बोन्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक्सरेज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और ऑर्गन हो गए। कैडेवर पे हमें मसल बताने पड़ते हैं। तो हिस्टोलॉजी, जब आप एग्ज़ाम को जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्लाइड कौन सा है। और जो हिस्टो के स्लाइड्स है वो वैसे हो जाएंगे। जो एम्ब्रियो के मॉडल्स हैं, एम्ब्रियो के मॉडल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर लो। कम से कम एक मॉडल अच्छे से तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तुम्हें सारे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, एक अच्छे से आना चाहिए, वो आपको ऑप्शन दे देंगे। बोन्स दोस्तों के साथ बैठ के अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यूँ तो प्रैक्टिकल का सारा मटेरियल यूट्यूब और गूगल पे अवेलेबल है, सारे स्लाइड सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे। कैसे पढ़ना है वो देख लो। ऑर्गन को पकड़ने का एक तरीका होता है, जैसे कि ऐसे कि उठा लिया, ऐसा नहीं रहता है। तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, ऑर्गन को किस तरह पकड़ते हैं, फिर उस ऑर्गन को एक्सप्लेन क्या क्या करना है। मेन चीज़ें एक्सप्लेन करना होता है, ज़्यादा कुछ डीप में नहीं बताना है। अब बोन्स, तो बोन्स का ऐसा रहता है कि जो साइड का बोन है उसी हाथ में पकड़ना है। मतलब कि मेरे पास राइट क्लेविकल है तो मुझे वो राइट हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। मेरे पास राइट फीमर है तो वो राइट हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। तुम राइट फीमर लेफ्ट हाथ में पकड़ रहे तो इम्प्रेशन बुरा पड़ेगा। तो पहचानना कैसा है, यूट्यूब पे वीडियो है, देख लो। जैसे कि अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा है ये बोन, कौन से साइड का है, तो दोनों हाथ से पकड़ना पहले, फिर बाद में देखना कि ये कौन से साइड का है, और जो साइड का है वो हाथ में पकड़ना, और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना। एक्सरेज बस आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, उसमें कौन सा व्यू है, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टेरो एंटेरियर व्यू है, लैटरल व्यू है, यही इंपॉर्टेंट है। फिर किस चीज़ का एक्सरे, जैसे कि थोरैक्स का एक्सरे है, ह्यूमरस है, रेडियस है, इस तरह रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट का एक्सरे है, तो उस तरह से तुम्हें आइडेंटिफाई करते आया सफिशिएंट है। अब बात करते हैं फिजियो के प्रैक्टिकल के बारे में। तो फिजियो के प्रैक्टिकल के लिए एक प्रैक्टिकल मैनुअल आता है ए के जैन, तो वो ख़रीद लो, पूरा रट लेना वो प्रैक्टिकल मैनुअल। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकल्स में जो हमारा हीमेटोलॉजी होता है उसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यूरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ब्लड ग्रुपिंग, ये सब होते हैं। प्रैक्टिकली आसान होता है, तुम लोग कर लोगे। टीएलसी डीएलसी में क्या होता है कि जो स्टेप्स है प्रैक्टिकल के वो पहले घर से अच्छे से रट के जाओ, क्योंकि वहाँ जाके कोई बताने नहीं वाला है, तुम्हें परफॉर्म करते आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा स्लाइड पे कुछ नहीं दिख रहा है, ओके, बट एटलीस्ट तुमको परफॉर्म तो करते आना चाहिए, तो अच्छे से रट के जाओ। फिजियो में एम्फीबियंस फिजियोलॉजी होता है, वो क्या फ्रॉक का, हार्ट का, मसल का वगैरह वगैरह, उसके वो चार्ट्स होते हैं। तो वो चार्ट्स अपने सीनियर से ले लो, वो अच्छे से पढ़ लो। एकेजेन में भी सब कुछ दिया हुआ है, चार्ट्स आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। फिजियो में सब्जेक्ट पे हमें परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, जैसे कि पल्स लेके दिखाओ, ब्लड प्रेशर लेके दिखाओ, हार्ट साउंड्स को ऑस्कल्टेट करो, और वो ये मसल के रिफ्लेक्सेस इलिसिट करके दिखाने पड़ते हैं। तो ये सब हॉस्टल पे अपने दोस्तों पे ट्राई करो, फिर वहाँ जाके सर को अच्छे से करके दिखाना। अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की तरफ। तो इसके लिए आपका जो जर्नल है वो अच्छे से रट लो।
जो रिएक्शंस है, फिर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट कितना मिली लेना है, फिर उसमें क्या डालना है, वो कितने देर तक हीट करना है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट जो कुछ हीट करना है, किस तरह से हीट करना है। जैसे कि हम जब टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में एक आधा रिएजेंट डाला, फिर वो हमें हीट करना है, तो ऐसे खुद के तरफ फेसिंग कभी नहीं करना है, वो ऐसे हमसे दूर, मतलब एक आधे बार वो फट भी गया तो हमारे मुंह पे नहीं फटेगा। अब परफॉर्म करने के लिए आपके स्टेप्स अच्छे से रटे हुए होने चाहिए कि इसमें इतना मिली डालना है, इतने देर तक गर्म करना चाहिए, इसलिए अच्छे से रट के जाना है बायोकेम का जर्नल, वो सफिशिएंट है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए रहते हैं, जैसे कि वो क्या फोटोमेट्री वगैरह वगैरह, तो वो पहचानते आया सफिशिएंट है। और एक वाइवा थ्योरी पे जाता है, तो वो तो तुम अच्छे से कर लोगे थ्योरी का। चलते हैं कि मार्क्स कैसे बनते हैं। तो जो हमारा इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म है, प्रीलिम्स है, तो इससे इंटरनल बन के यूनिवर्सिटी को जाते हैं और वो आपको उसमें एलिजिबल होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 40 इंटरनल होते हैं टोटल, उसमें से 20 पासिंग के लिए होते हैं और 14 एलिजिबल के लिए। मतलब अगर आपको 14 से कम इंटरनल है तो आप एग्ज़ाम को नहीं बैठ सकते हैं, और अगर आपको 14 है पर आपको 20 नहीं है, मतलब 6 का है, तो ये 6 मार्क आपको यूनिवर्सिटी में कवर करने पड़ेंगे। मतलब कि आपको अगर 17 इंटरनल है फिजियो में, तो ये 3 मार्क आपको यूनिवर्सिटी में कवर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि इंटरनल्स बनते कैसे हैं। हमारे टाइम पे मैं 16 बैच की स्टूडेंट हूँ, तो 8 मार्क का थियरी का इंटरनल बनता था और 4 मार्क का प्रैक्टिकल का इंटरनल बनता था। मतलब अगर आप थियरी में 8 मार्क लोगे तो आपका एक इंटरनल बनेगा, प्रैक्टिकल में 4 मार्क लोगे तो उसका एक इंटरनल बनेगा। तो इसलिए इंटरनल के प्रैक्टिकल अच्छे से दो, वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। और ट्राई करो कि आपके 20 इंटरनल कवर हो, ताकि आप पे कोई लोड ना रहे यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपके इंटरनल्स कवर है तो पासिंग बहुत ज़्यादा आसान होता है। बच्चे अगर फेल होते हैं तो इंटरनल बैक होने के कारण फेल होते हैं। एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारा कवर कर चुके हैं हम। अब एमसीक्यू के बारे में, थ्योरी एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू का पेपर होता है। कुछ 15-20 एमसीक्यू होते हैं और आधे मार्क का एक एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वो अच्छे से करो। आसानी से हो जाते हैं एमसीक्यू, इतना कुछ आसान नहीं होता, मुश्किल नहीं होता है। जो यूनिक पब्लिकेशन है उसमें एमसीक्यू दिए रहते हैं, वो अच्छे से कर लो, हो जाएगा। भलानी पब्लिकेशन होता है क्वेश्चन सेट का, उसमें भी एमसीक्यू होते हैं, वो अगर कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। अब एमसीक्यू क्यों अच्छे से करना है, इन केस आपका 2 या 3 मार्क का इंटरनल बचा है, जैसे कि आपको लेट्स कंसिडर 18 इंटरनल है, मतलब आपको 2 मार्क यूनिवर्सिटी में कवर करने होते हैं। तो अगर आप 4 एमसीक्यू करेक्ट कर लोगे तो 2 मार्क वहीं पे कवर हो जाएंगे। जैसे कि अगर 120 मार्क्स का एनाटॉमी का पेपर है तो थियोरी में 60 मार्क्स पे पासिंग होता है, हमारा 50% का पासिंग होता है। तो आप के अगर इंटरनल बैक है, 3 इंटरनल बैक है, 4 इंटरनल बैक है, तो आपका पासिंग 60 पे नहीं रहेगा, फिर 63 64 पे पासिंग जाएगा, इस तरह रहता है। तो एमसीक्यू काफ़ी स्कोरिंग है, वो अच्छे से कर लो। मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है, अगर कुछ बचा हो, आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है dr.gauri, आप उधर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।